हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से ललिता आनंद प्रकाश आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ अपने उसी सिद्धांत को लेकर के, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। गाइस, इसमें कल वाले वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या थी कि मैंने उसको पार्ट 2 लिख दिया था, जबकि पार्ट 2 में आपके सामने दूसरे वीडियो में आ चुका है। कल वाला पार्ट 3 था और आज वाले में मैंने करेक्शन करके इसके सामने पार्ट 4 लिख दिया। थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे तो आप क्रम से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन लिखने में थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, तो उस चीज़ को सही करिएगा कि कल वाला जो वीडियो था वो पार्ट 3 था और आज वाला पार्ट 4 है। ठीक है गाइस, कल वाले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको थार्नडाइक के जो नियम थे, यानी अधिगम के जो नियम थे, इसके अंतर्गत तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के नियम यानी कि मुख्य नियमों को मैंने आपको समझाया था। और आज हम गौण नियमों को समझने वाले हैं, यानी इन 5 नियमों को आज हम एक एक करके क्रम से समझेंगे। और बहु प्रतिक्रियावाद का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और मानसिक विन्यास का नियम, साहचर्य व्यवहार का नियम। इसको पहले हम थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, फिर हम समझेंगे और वो हो सकेगा तो आज हम इस सिद्धांत को कंप्लीट करेंगे, हो सकेगा। उसके बाद देखिए, गौण नियम पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। देखिए गाइस, बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार हम किसी भी कार्य को करने के लिए अधिक से अधिक मटेरियल का उपयोग करेंगे, यानी कि किसी एक काम को कंप्लीट करने के लिए हम एक तरीका ना अपना करके विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाएंगे कि इससे नहीं तो इससे हो जाए, इससे नहीं तो इससे हो जाए। ठीक है, जिस प्रकार हमारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्स के दौरान केवल हम टीचर के नोट्स उनको हम कंप्लीट नहीं मानते, यानी कि जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो केवल हम टीचर के जो नोट्स होते हैं केवल उन्हें नहीं पढ़ते, केवल टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते, तो हम विभिन्न प्रकार के मटेरियल को इसमें उपयोग में लेते। जैसे टीचर के नोट्स भी हो गए, कुछ गाइड बुक्स भी हो गई, ट्यूशन्स हो गए, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई, इन सभी को हम एक साथ उपयोग में लेते हैं। तो इसी को कहते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि एक काम करने के लिए बहुत सारी सामग्री को अलग अलग रूप में यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए, ताकि एक से पूरा ना हो तो दूसरे से पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए इसमें लिखते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफल होने के लिए या कार्य पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए, या विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं का उपयोग होना चाहिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं का उपयोग होना चाहिए, जैसे एक परीक्षा में सफलता के लिए
कोचिंग, टेक्स्ट बुक, गाइड बुक्स आदि का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए हो गया कि मैंने आपको पहले बताया बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है कि जिस प्रकार से मैंने उदाहरण भी दिया है कि एक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए जैसे कोचिंग, टेक्स्ट बुक, गाइड बुक्स आदि का उपयोग करते हैं, यानी कि किसी एक पर निर्भर नहीं रहते। अगर एक से संतुष्टि हो जाए तो दूसरी पढ़ते हैं, दूसरी से ना हो तो तीसरी से। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की बुक्स का उपयोग करते हैं, टेक्स्ट बुक का उपयोग करते हैं, और अगर हमें लगता है कि ये भी कम है तो हम ट्यूशंस, कोचिंग वगैरह इसमें काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। उसके बाद दूसरा हम लिखते हैं आंशिक अनुक्रिया का नियम। दूसरा है हमारा आंशिक अनुक्रिया का नियम। देखिए गाइस, आंशिक अनुक्रिया के नियम के अंतर्गत क्या होता है कि जिससे हमारी एक बुक होती है जिस प्रकार स्कूल में हम देखेंगे, जिस प्रकार एसएसटी की बुक है, सोशल स्टडी की बुक है, सामाजिक की बुक है, तो सामाजिक पूरी एक बार में नहीं पढ़ी जा सकती, उसको विभिन्न प्रकार की इकाइयों में बांट दिया जाता है। तो वो जो इकाइयों में बांटना होता है वो आंशिक रूप से बांटना होता है, यानी कि एक प्रकार के मैटर को एक पार्ट में दे देना, एक प्रकार के मैटर को एक पार्ट में दे देना। इस प्रकार से पहले उसको पाठों में विभाजित किया, फिर उन पाठों को इकाई में लिया गया ताकि बच्चा अंश के रूप में उस पूरी पुस्तक को पढ़ सके। अगर एक ही पाठ के रूप में हम पूरी किताब ले ले तो वो पूरी नहीं हो सकती या पूरी होनी दूभर हो जाती है। तो यही है आंशिक अनुक्रिया का नियम। लिखते हैं इसमें, जब कोई कार्य इस प्रकार का हो अथवा कोई विषय वस्तु इस प्रकार की हो जिसमें अलग अलग प्रकार की सामग्री, या हम बोलेंगे इसको व्यवहार भी, व्यवहार हो, व्यवहार की विषय वस्तु हो तो व्यक्ति को उसे अलग अलग भागों या अंशों या इकाइयों में बांट लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, जब कोई कार्य इस प्रकार का हो अथवा कोई विषय वस्तु इस प्रकार की हो जिसमें अलग अलग प्रकार की सामग्री या व्यवहार की विषय वस्तु हो तो व्यक्ति को उसे अलग अलग भागों में या अंशों में या इकाइयों में
बांट लेना चाहिए। मैंने आपको उदाहरण पहले बता दी, जिस पर हमारी टेक्स्ट बुक होती है, टेक्स्ट बुक के अंदर हम अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल है वो एक पार्ट में डाल देते हैं, फिर उन पार्टों को इकाई में बांट लेते हैं, जिससे हमें याद करने में आसानी हो जाती है और इससे अंश से पूर्णता की ओर ले जाने में सहायता मिलती है और छोटे छोटे अंशों से हम पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा सादृश्यता का नियम। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है आत्मीयता या आत्मसात्करण का नियम। इसके दो नाम हैं। सादृश्यता का नियम या मैंने आपको दूसरा नाम इसको बताया था आत्मीयता या आत्मसात्करण। आत्मसात्करण हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा हो तो एक पीछे वीडियो में जाके देखें। ठीक है। सादृश्यता का नियम देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यवहार को किसी दूसरों के द्वारा करते हुए देखता है। क्या है कि कोई भी एक व्यक्ति किसी भी व्यवहार को या किसी भी क्रिया को दूसरों के द्वारा करते हुए देखता है, तो वो उस व्यवहार या उस क्रिया को या उस कार्य को मौका आने पर स्वयं कर सकता है, यानी किसी के द्वारा देख करके सीखना इसको कहते हैं। ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी व्यवहार को होते हुए देखता है, तो वह व्यक्ति यदि उस कार्य को अच्छा मानता है, तो वह उस कार्य को आत्मसात कर लेता है। और फिर उसके समान ही परिस्थितियों में दूसरी जगह उस व्यवहार को आसानी से उपयोग कर लेता है। अब देखिए,
कि सादृश्यता के नियम के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति किसी व्यवहार को होते हुए देखता है तो वह व्यक्ति यदि उस कार्य को अच्छा मानता है, यानी उसे अगर अच्छा लगता है तो उस काम को अपने अंतर्गत करने की कोशिश करता है, और जब भी परिस्थितियां होती हैं तो दूसरी जगह वो उस कार्य को आसानी से कर लेता है। जिस प्रकार कि नानी के घर में एक जो नातिन होती है वो अपनी नानी को हलवा बनाते हुए देखती है, तो वो चीज़ उसको अगर अच्छी लगती है तो वो क्या करती है, अपने गांव में आ करके, और वो दोबारा से उसने देखा हुआ था हलवा बनाना तो वो दोबारा आ करके हलवा बनाने की कोशिश करती है और हलवा बन भी जाता है। अगर कमी हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। उसके बाद हम चौथे नियम को पढ़ेंगे। गाइस, अगर हिंदी में थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मेरा आपका शुरुआत से बताया हुआ है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मानसिक विन्यास खंड। मानसिक विन्यास का नियम, मानसिक विन्यास के नियम के अंतर्गत होता है कि जिस प्रकार की हमारी मानसिकता होती है किसी कार्य को करते समय, जिस प्रकार की हमारी मानसिकता होती है, हमारा परिणाम भी उसी मानसिकता के अनुसार आता है। यानी अगर हमारी मानसिकता, अगर हमारे मन में सकारात्मक विचार हैं किसी कार्य को करते हुए तो परिणाम भी सकारात्मक होंगे, और अगर नकारात्मक विचार है तो परिणाम भी क्या होंगे, नकारात्मक होंगे। तो आइए लिखते हैं। इस नियम के अनुसार हमारी मानसिकता जैसी होती है परिणाम वैसे ही प्राप्त होते हैं। यदि मानसिकता सकारात्मक है तो परिणाम भी सकारात्मक होंगे, और यदि नकारात्मक है तो परिणाम भी नकारात्मक ही। ठीक है, देखिए इसका एक उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार किसी बच्चे को जो गणित होता है, जो मैथ्स होता है, वो बहुत ही टिपिकल लगता है। टिपिकल क्यों लगता है? क्योंकि मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि अभ्यास होना चाहिए। निरंतर अभ्यास से ही गणित अच्छा होता है। तो किसी बच्चे की मेंटेलिटी हो जाती है कि गणित बहुत ही दूभर चीज़ है, बहुत ही मुश्किल चीज़ है, जबकि गणित अगर आसानी से करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे तो बहुत ही इजी है, क्योंकि फॉर्मूले के बेस पे चलता है। ठीक है, तो बच्चे की जब मानसिकता ही ऐसी हो जाती है कि गणित बहुत ही मुश्किल या फिर हार्ड सब्जेक्ट है, तो बच्चा उस गणित की तरफ जाता ही नहीं, और परिणाम भी इसी प्रकार के होते हैं कि जब भी पढ़ता है तो उसकी सोच यही रहती है कि बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। तो नकारात्मक सोच होगी तो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता, और उसके प्रति उसका जो परिणाम होता है वो भी नकारात्मक ही होता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा है हमारा साहचर्य व्यवहार का नियम।
देखिए, साहचर्य व्यवहार के नियम के अंतर्गत आता है कि कोई भी जो हमारा साथी होता है या किसी व्यक्ति को किसी का साथ मिला होता है या किसी के साथ रहता है, तो इसमें दो प्रकार के व्यवहार वाले व्यक्ति होंगे। एक व्यक्ति अच्छे व्यवहार या उच्च व्यवहार का होगा और दूसरा व्यक्ति जो होगा वो निम्न व्यवहार का होगा। ऑब्वियसली होगा, देखो कोई कैसे भी अच्छे व्यवहार का हो, दूसरा व्यक्ति या तो उससे निम्न व्यवहार का पाया जाएगा या उससे उच्च का पाया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला उच्च का पाया जाएगा तो जो दूसरा व्यक्ति था वो निम्न का हो गया। तो एक व्यक्ति का व्यवहार निम्न प्रकार का हो जाता है और दूसरे का उच्च प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो उच्च व्यवहार का व्यक्ति होता है उसकी कुछ जो व्यवहार के अंतर्गत आदतें हैं वो आदतें निम्न व्यवहार वाले व्यक्ति के अंतर्गत आ जाती है, यानी किसी से देख करके हम अच्छा व्यवहार सीख जाते हैं, यही है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। पांचवा जो नियम है ये हमारा साहचर्य व्यवहार का नियम, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ रहेगा तो उस व्यक्ति के व्यवहार की कुछ बातें, कुछ आदतें दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत 100% आएंगी। ठीक है, लिखते हैं। जब एक प्राणी दूसरे प्राणी के साथ रहता है, दूसरे प्राणी के साथ रहता है तो एक प्राणी के व्यवहार का प्रभाव दूसरे प्राणी के व्यवहार पर आता है और उच्च व्यवहार वाले प्राणी का व्यवहार निम्न व्यवहार वाले प्राणी में अंतरित होता है। ठीक है, देखिए पांचवा जो नियम है हमारा साहचर्य व्यवहार का नियम, ये क्या है कि जब एक प्राणी दूसरे प्राणी के साथ रहता है तो एक प्राणी के व्यवहार का प्रभाव दूसरे प्राणी के व्यवहार पर आता है और उच्च व्यवहार वाले प्राणी का व्यवहार निम्न व्यवहार वाले प्राणी में अंतरित होता है। ठीक है, कि जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति किसी का साथ देता है या लेता है तो उसका जो साथी होता है उसमें कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं, तो उनमें से कुछ आदतें उस साथ में रहने वाले व्यक्ति में भी जरूर आती हैं। इसीलिए बोलते हैं संगति का असर आए बिना रहता नहीं है। ठीक है, ये इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो साहचर्य व्यवहार के नियम के अंतर्गत क्या है कि कोई भी दो प्रकार के व्यक्ति एक साथ रहते हैं तो उसमें जो उच्च प्रकार का व्यवहार जिस व्यक्ति का है उसमें से उसके व्यवहार की कुछ आदतें जो है वो निम्न प्रकार के व्यवहार वाले व्यक्ति के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो गाइज आज का जो हमारा ये उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है आज के इस टॉपिक के अंतर्गत कंप्लीट हो गया है। इसके 4 वीडियो हैं। मैंने आपको बताया था कि कल वाला जो वीडियो था वो भाग 2 नहीं था, वो भाग 3 था। कुछ समय इसमें बीत गया तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसको ठीक कर लीजिएगा। और आई होप आपको ये जो सिद्धांत है थार्मोडायनामिक्स का बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और आने वाले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं आपके साथ नए सिद्धांत को लेकर के, और उस नए सिद्धांत का जो क्रम है वो हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे जो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।